ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने औपचारिक तौर पर जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए तफ्तीश अपने हाथ में ले ली है। एफआईआर में कई अज्ञात आरोपियों को नामजद किया गया है और पूरे घटनाक्रम की आपराधिक साजिश के एंगल से जांच की जा रही है। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, नीट छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में अब केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने औपचारिक तौर पर जांच शुरू कर दी है। ये अनुशंसा बिहार सरकार की तरफ से की गई थी, इसकी पूरे मामले की जांच सीबीआई करे और सीबीआई ने औपचारिक तौर पर जांच शुरू भी कर दी है। अब उम्मीद लगाई जा सकती है कि जल्द से जल्द जो गुनहगार होंगे इस पूरे मामले को लेकर के वो सामने होंगे। और इन सब के बीच लगातार जो डीएनए मिलान का काम है वो भी चल रहा है। कई ऐसे करीबी हैं नीट छात्रा के जिनके सैंपल लिए गए हैं और जांच लगातार आगे बढ़ रही है। सीबीआई जांच से सुलझेगी मौत की मिस्ट्री। नीट छात्रा संवेदना की मौत को लेकर सड़क से सदन तक जारी विरोध प्रदर्शन के बीच सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ कि अब चर्चित मामले की औपचारिक तौर पर जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय से निर्देश और उसके बाद तमाम अनुमति मिलने के बाद अब सीबीआई के द्वारा इस केस को रजिस्टर कर लिया गया है। केस को रजिस्टर करने के बाद अब इस मामले में हर एक एंगल को खंगाला जाएगा। खास तौर पर किस तरह से नीट छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत हुई और उनके कई जो परिचित है उसका भी इस मामले में बयान जो है वो लिया जाएगा। सीबीआई ने मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए तफ्तीश अपने हाथ में ले ली है। एफआईआर में कई अज्ञात आरोपियों को नामजद किया गया है और पूरे घटनाक्रम की आपराधिक साजिश के एंगल से जांच की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जांच को आगे बढ़ाने के लिए सीबीआई की टीम पटना पहुंची थी, जहां से मामले से जुड़ी तमाम अहम फाइलिंग, दस्तावेज और साक्ष्य जुटाए गए। इसके बाद टीम इन सभी दस्तावेजों को लेकर दिल्ली रवाना हो गई। इस मामले पे जांच के लिए कई अलग अलग एंगल्स हैं। अब देखना लाजमी होगा कि किस तरह से इस मामले में तफ्तीश का आधार आगे बढ़ता है। बता दें कि 6 जनवरी को पटना में रहकर नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 11 जनवरी को इलाज के दौरान संवेदना की मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठ रहे थे। संवेदना के घर वालों ने पुलिस पर लीपापोती का आरोप लगाया था। इसके बाद से इसे लेकर भारी बवाल मचा। परिजन और अलग अलग संगठनों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस केस की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने पर अब एजेंसी ने स्पेशल केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सवाल है कि संवेदना मामले की सीबीआई जांच से सुलझेगी मौत की मिस्ट्री। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नीट छात्रा संवेदना मौत की मिस्ट्री सुलझाने के लिए अब सीबीआई ने मोर्चा संभाल लिया है। बिहार सरकार की अनुशंसा किए जाने के 11 दिन बाद देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ने इस केस को ओवरटेक कर लिया है। सरकार को उम्मीद है कि सीबीआई पूरे केस की गुत्थी सुलझा लेगी, पर विपक्ष सरकार की मंशा पर लगातार सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या सीबीआई जांच से सुलझेगी संवेदना की मौत मिस्ट्री। पटना की नीट छात्रा संवेदना की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई ने जांच संभाल ली है। इस केस में यौन उत्पीड़न के आरोपों, स्पर्म मिलने और डीएनए मैच न होने जैसे चौंकाने वाले खुलासे हुए थे। शुरुआती जांच में पटना पुलिस की एसआईटी की कार्रवाई पर सवाल खड़े हुए थे, पर अब सीबीआई इस केस की परतें खोलेगी। एनडीए की सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ और जिम्मेवारी के साथ जांच करा रही है। इंसाफ मिलेगा। संवेदना केस पर सीबीआई ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल इस बेहद चर्चित मामले को लेकर राजधानी के चित्रगुप्त नगर थाने में जो मामला दर्ज किया गया था उसकी केस संख्या 14/26 और तारीख 9/1/2026 थी। अब सीबीआई की ओर से केस टेक ओवर करने के बाद इसका केस नंबर 7S/26 और तारीख 12 फरवरी 2026 हो चुका है। वहीं नीट छात्रा की मौत मामले की सीबीआई जांच शुरू होते ही सियासत भी गर्म हो गई। सत्ताधारी दल के नेताओं को उम्मीद है कि अब पूरे मामले की सच्चाई सामने आ जाएगी, तो वहीं विपक्ष सीबीआई जांच को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। अब सीबीआई ने केस ले लिया है, तब वो जांच करेगी और सरकार सीबीआई को सही अपराधी
को पकड़ने में, सही दोषी को कानून के हवाले करने में पूरी मदद करें। अब सीबीआई को जांच सौंप दी गई है, तो अब सीबीआई जांच करके दूध का दूध पानी का पानी करेगी। जांच प्रक्रिया जल्दी से पूर्ण हो ताकि दोषी पे कार्रवाई हो और प्रीता को न्याय मिले और बहन बेटियों का जो मनोबल टूट रहा है, पटना से जो चिंतित पिता अपने बच्चों को घर लौटा के ले जा रहे हैं, उनको फिर से हौसला अफजाई हो और फिर वह विश्वास लौट सके, मैं ये कामना करता हूँ। बता दें, जहानाबाद की रहने वाली छात्रा संवेदना पटना के चित्रगुप्त नगर थाना इलाके स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर मेडिकल की नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी, पर कथित रेप के बाद 11 जनवरी को उसकी मौत के बाद मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संग्राम छिड़ गया। सड़क से लेकर सदन तक विरोध प्रदर्शन। पीड़ित परिजनों की मुलाकात प्रदेश के डीजीपी से हुई, पर पुलिस के जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर आखिरकार राज्य सरकार ने 31 जनवरी को इस केस की सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी। अब 11 दिन बाद सीबीआई ने केस को टेक ओवर कर लिया है। ऐसे में सवाल यही कि सीबीआई जांच से क्या सुलझेगी संवेदना की मौत मिस्ट्री। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। दानापुर में एक निजी कोचिंग संस्थान की छत से गिरकर छात्रा की संदिग्ध मौत हो गई। छात्रा की मौत के बाद पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी है। परिजनों का कहना है कि छात्रा के साथ गलत हरकत भी हो सकती है। बड़ा सवाल है कि छात्रा की मौत के सस्पेंस से पर्दा कब उठेगा, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं पटना के फुलवारी शरीफ में एक निजी कोचिंग सेंटर की। कोचिंग सेंटर के नीचे छात्रा की 2 चप्पलें दिख रही हैं। कोचिंग सेंटर के पूरे परिसर में पुलिस की नाकेबंदी है। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुटी है। हर किसी के चेहरे पर सवाल है। दरअसल इस निजी कोचिंग सेंटर में सनसनीखेज मामला सामने आया है। कोचिंग सेंटर की छत से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा की गिरकर संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। फुलवारी शरीफ के हरिनगर कॉलोनी में एक निजी बिल्डिंग में कोचिंग सेंटर संचालित होता है। छात्रा रोज की तरह पढ़ने के लिए कोचिंग गई थी। इसी दौरान परिजनों को सूचना मिली कि छत से गिरने के कारण उसकी मौत हो गई। परिजन मौके पर पहुंचे तो उन्होंने घटना पर संदेह जताया। परिजनों का कहना है कि जिस स्थान पर छात्रा का शव मिला वहां सीधे छत से गिरना संभव नहीं लगता। परिजनों ने किसी अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। परिजनों का ये भी कहना है कि छात्रा के साथ किसी प्रकार की गलत हरकत हो सकती है। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फुटेज में कुछ संदिग्ध गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। मेरे बहन लगते और क्लास करने आए यहाँ पे, और बस थोड़ा देर के बाद मालूम चला कि मेरी बहन को एक्सपायर हो गई। कॉल आया मेरे पास, एम्स में गए, देख रहे हैं कि एक्सपायर की हुई है। और उसके बाद हम लोग अपना आगे का कारोबार किए। फिर उसके बाद यहाँ पे आओ सब आया तो फिर देखा तो सोचा कि मतलब जब कोचिंग इधर है तो यहाँ कैसे गिरी। यहाँ पर सीधा सड़क कॉल किए क्योंकि हम सब बोले कि क्या हुआ था, लेकिन गिरी है सीढ़ी पे और चोट हो गया है। इधर तक कोचिंग जाना तो इधर से ना गिरेगी, तो यहाँ पर गिरे हुए है। कैमरा भी साफ साफ आया हुआ है, ऊपर से छत से फेंका गया है और तीनों भी फेंका है, तीनों भी आया हुआ है कैमरा भी। पुलिस ने इस पूरे मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला है। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से तहकीकात में जुटी है। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर छत से छात्रा अचानक कैसे गिर पड़ी। छात्रा को छत पर जाने की जरूरत क्यों पड़ी? छात्रा छत से गिरी या गिराई गई? छात्रा की मौत की मिस्ट्री से पर्दा कब उठेगा? न्यूज 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। पटना में एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। दिन दहाड़े हत्या की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर बिहार पुलिस सो कहां रही है। पटना में दिन दहाड़े कत्लेआम, कहां सोई रही पटना पुलिस? बीच सड़क बुजुर्ग की हत्या, राजधानी की सुरक्षा पर सवाल। जी हां, ये सवाल सिस्टम से, ये सवाल बिहार पुलिस से, ये सवाल उस शासन से जो अपराधियों को पाताल से भी निकालने का दावा कर रही है।
पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र से सामने आई ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। बंगाली कॉलोनी मोड़ के पास पारिवारिक विवाद ने खून का ऐसा रूप लिया जिसकी तस्वीर धुंधली कर आपको दिखानी पड़ रही है। 65 वर्षीय मोहम्मद रईस रूस की तरह घर से खाना खाकर काम के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मौत घात लगाए उनके पीछे पीछे चल रही है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि एक युवक हाथ में तेज धार हथियार लिए मोहम्मद अयाज के बिल्कुल पास आता है और कुछ दूर चलता है, पर सड़क का मोड़ आते ही बुजुर्ग पर ये धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार करने लगता है। बीच सड़क दिन दहाड़े एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। आसपास से गुजर रहे लोग तमाशबीन बने रहे। हैरानी की बात तो ये कि बुजुर्ग का कत्ल करने वाला ये युवक मोहम्मद अयाज का सगा भांजा है। सड़क पर अपने मामा को मौत की नींद सुलाकर ये कातिल भांजा आराम से निकल लेता है। मेरे साथ मेरे फादर अभी तुरंत निकले थे नाश्ता करके, अब वो भी पीछे से निकला था। वही मारिस है और कोई नहीं मार सकता। फुफेरा भाई है मेरा, कोई दिक्कत नहीं था, हम लोग से आया, हम लोग कुछ नहीं बोलते थे। हत्या के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एनएमसीएच भेजा। सीसीटीवी के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करने और हथियार बरामद करने की बात कही। ये जो पूरा मामला है ये एक पारिवारिक विवाद का मामला है। मोहम्मद अयाज ने जो इस घटना का मुख्य कारण जो बताया वो उनकी पत्नी के साथ इनके परिवार वाले जो हैं उनको टॉर्चर करते थे और इसके प्रतिशोध में मोहम्मद अयाज ने अपने मामा को 4 बार से 5 बार धारदार हथियार से मारकर उनकी हत्या कर दी। लेकिन बड़ा सवाल अब भी कायम है। जब अपराधी को ये भरोसा हो कि वो खुलेआम दिन दहाड़े हत्या कर सकता है, क्या पुलिस का डर खत्म हो चुका है? क्या पटना अब अपराधियों के लिए सेफ जोन बनता जा रहा है? दिन दहाड़े हो रही हत्याओं पर आखिर कब लगेगी लगाम और कब तक पुलिस सिर्फ वारदात के बाद हरकत में आती रहेगी? सीसीटीवी कैमरे में कैद ये कत्लेआम बिहार पुलिस की चौकसी पर बड़ा सवाल है। अब देखना ये है कि कार्रवाई सिर्फ फाइलों तक सिमटती है या वाकई अपराधियों में कानून का डर लौटेगा। पटना सिटी से न्यूज़ 18 के लिए मनोज सिन्हा की रिपोर्ट। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बाद भी जहरीली शराब लोगों की जान ले रहा है। बेगूसराय में एक शख्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों का दावा है कि मौत जहरीली शराब पीने से हुई। शराबबंदी के बीच फिर मौत का जाम। जहरीली शराब ने फिर ले ली जान। जहरीला प्याला कब तक छीनेगी जिंदगी। बिहार में शराबबंदी कानून पर फिर सवाल उठने लगे हैं। स्ट्रेचर पर आप जिस शव को देख रहे हैं, दावा किया जा रहा है कि इस शख्स की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। बेगूसराय के नगर थाना क्षेत्र में एक बार फिर संदिग्ध स्थिति में एक शख्स की मौत हो गई। परिजनों का दावा है कि मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। जहरीली शराब से मौत की खबर के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा है। मृतक का नाम विजय कुमार सिंह बताया गया है। परिजनों का कहना है कि विजय अत्यधिक शराब पीता था और जहरीली शराब पीने से ही वो काल के गाल में समा गया। विजय कुमार सिंह शराब पीते थे, उसके कारण इनका मौत हो गया। शराब पीने से मौत हो गई? शराब पीने से बहुत ज्यादा पीते थे शराब, सुबह शाम रात पीते रहते थे। जैसे बिहार में शराबबंदी कानून भी लागू है, शराब में बिहार में शराब मिलता नहीं है। जहरीला शराब ये लोग कहीं कहीं मिल जाता है तो पी लेता है। जो पीने वाला आदमी है कहीं न कहीं लेके पी लेता है लोग, उसी में इसका बने ऐसा हो गया शराब से। पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कुछ खुलासा हो पाएगा। साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर जहरीली शराब कहां से आई और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं। बड़ा सवाल है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बाद भी जहरीली शराब से कैसे मौत हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। बिहार में कोर्ट को उड़ाने की लगातार धमकी मिल रही है। पटना सिविल कोर्ट 7वीं बार बम से उड़ाने की धमकी मिली। अररिया में भी कोर्ट को RDX से उड़ाने की धमकी के बाद हड़कंप मच गया। बड़ा सवाल है कि कोर्ट को बार बार उड़ाने की धमकी कौन दे रहा है? पुलिस आखिर इन धमकीबाजों को पकड़ क्यों नहीं पा रही है?
ये तस्वीर है पटना सिविल कोर्ट की, जहां डॉग स्क्वाड की टीम पूरे परिसर की जांच में लगी है। कोर्ट परिसर को खाली कराकर सघन तलाशी ली जा रही है। पटना सिविल कोर्ट को एक बार फिर से उड़ाने की धमकी दी गई है। 24 घंटे के अंदर ये दूसरी धमकी है, जबकि पिछले 6 दिनों से कोर्ट उड़ाने की 7 धमकियां मिल चुकी है। बार बार धमकी मिलने के बाद सिविल कोर्ट परिसर की जांच होती है, लेकिन बरामद कुछ भी नहीं होता। कोर्ट को मिल रही धमकी से वकील से लेकर जज तक परेशान हो रहे हैं। कोर्ट की सुनवाई पर भी असर हो रहा है। कोर्ट में आज एक क्रिमिनल केस का गवाही देना था, एविडेंस था, वो 2-3 बार से कैंसिल हो रहा था। आज फिर हम समय निकाल के आए थे, देख रहे हैं कोर्ट बंद है, तो इतना तो समय देना 24 घंटे में दूसरी बार। और मेरे लिए तो सब क्लिनिक वगैरह मरीज तो छोड़ के आना पड़ता है। हालात है, रोज कोर्ट में बम की सूचना मिलती है, काम बाधित होता है, कैसे चलेगा? काम बाधित होता है तो इसके लिए जांच होना चाहिए ना। अब जांच कीजिए, आखिर तो गेठी से न कोई जाएगा, चारों बगल अपना बाउंड्री है तो गेठी से कोई घुसेगा। परेशानी आप लोगों को भी होती है? परेशानी होगा नहीं, अब आए हैं लौट करके जा रहे हैं तो परेशानी है ना। हम लोग को करीब 9:09 से मेल से सूचना प्राप्त हुआ, बम होने की सिटी कोर्ट के अंदर बम होने की सूचना प्राप्त हुआ। तो उसको जैसे ही सूचना प्राप्त हुआ, हम लोग अविलंब अपनी सिटी कोर्ट को सभी सुरक्षा के घेरे में हम लोग यहाँ मौजूद हैं। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। ये तस्वीर है अररिया की। अररिया सिविल कोर्ट में भी डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची। ईमेल से धमकी के बाद प्रशासन अलर्ट मोड में है। अररिया एसडीपीओ भी जांच में लगे हैं। आरडीएक्स से जज चैम्बर को उड़ाने की धमकी मिली है। पटना सिविल कोर्ट और अररिया सिविल कोर्ट की ये तस्वीरें कई सवाल खड़े करती है। सवाल ये कि पुलिस अब तक धमकीबाजों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई? धमकी के बाद कोर्ट की सुनवाई स्थगित हो जाती है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? बार बार धमकी मिलने के बाद भी पुलिस सुस्त क्यों है? क्या ये धमकी यूं ही दी जा रही है या कोई बड़ी साजिश है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार और अररिया से सतीश कुमार की रिपोर्ट। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मुजफ्फरपुर में तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के मुंह से भ्रष्टाचार की बात वैसी ही है जैसे कोई शेर कहे कि सबको शाकाहारी हो जाना चाहिए। प्रशांत किशोर ने बिहार की जनता से अपील करते हुए कहा कि अगर राज्य से 40 सांसद चुनकर भेजे जाते हैं तो केंद्र में बनने वाली कोई भी सरकार बिहार की अनदेखी नहीं कर सकेगी। ऐसा है कि कहने को हर पार्टी कह सकती है, जनता को भी ये मालूम है कि तेजस्वी यादव के लिए खाली एनडीए को इतना ही कहना है कि ये लोग आएंगे तो जंगल राज आ जाएगा। उसके लिए पेंशन बढ़ाने की जरूरत नहीं है, रोजगार की बात करने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार पर बात करेंगे तो मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि तेजस्वी यादव का भ्रष्टाचार पर बात करना ऐसे है जैसे शेर कह रहा है कि सबको शाकाहारी होना चाहिए। ये तो संभव नहीं है, कोई भरोसा करेगा। मोतिहारी से बड़ी खबर, जहां सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। 4 महिला और 2 पुरुष गिरफ्तार किए गए हैं। आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ है। छतौनी थाना क्षेत्र के छोटा बरियारपुर में ये सेक्स रैकेट चल रहा था। तो 4 महिला और 2 पुरुष की गिरफ्तारी यहां से। कई आपत्तिजनक सामान यहां से बरामद किए गए हैं, पुलिस के शिकंजे में है। छतौनी थाना क्षेत्र के छोटा बरियारपुर में यह कार्रवाई की गई है। वहाँ पे देह व्यापार का ऐसा कुछ पूरक धंधा हो रहा है और वहाँ पे असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होता है। तो उसी को लेकर आज पुलिस ने कार्रवाई की है और इसी कार्रवाई के अंतर्गत कुछ औरतों को और कुछ आदमियों को हिरासत में लिया है और हमें काफ़ी साक्ष्य भी बरामद हुए हैं उसी चीज़ को लेकर जो आपके सामने प्रस्तुत है। हमने जब छानबीन की घर की, वो कच्चा मकान है जो अतिक्रमण है, वो शुगर मिल के पास अतिक्रमित मकान है, तो उसी में काफ़ी साक्ष्य ऐसे मिले हैं, तो काफ़ी आपत्तिजनक सामान भी बहुत बरामद हुआ है। और चलिए छोटे से ब्रेक का